गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज बात करते हैं एक पेपर के बारे में। पेपर का टाइटल है एक्सप्लोरिंग द ड्राइवर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑ इमोशन इन आउटडोर स्पोर्ट्स। इसमें पीएलएस सैम को यूज़ किया है, एनसीए नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस को यूज़ किया है। ये पेपर मुझे रिकमेंड किया है मेरे फ्रेंड डॉक्टर अतुल शिवा ने। कई बार हमें ये लगता है कि पीएलएस सैम पे जब पेपर लिखें इतनी सारी चीज़ें हैं, पीएलएस सैम है, उसके अंदर पीएलएस प्रिडिक्ट भी है, इप्मा भी है, एनसीए भी है, तो लिखा कैसे जाए, तो बहुत लेंदी बन जाएगा। तो ये पेपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एक टू द पॉइंट पेपर लिखना है। और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप, ये 2019 लिस्ट के अनुसार एबीडीसी में बी कैटेगरी में था ये जर्नल। इसका पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद मैंने डाउनलोड किया और यहाँ हम एक चीज़ यूज़ करेंगे पीडीएफ रीडर में। व्यू के अंदर हमारे पास होता है फुल स्क्रीन, कंट्रोल एल। तो इसको फुल स्क्रीन में देख के अब यहाँ हम एक बार डिस्कस करते हैं पेपर क्या है। तो सबसे पहले तो एमराल्ड का अपना एक तरीका है एब्स्ट्रैक्ट लिखने का, तो वो तरीका आप लिख लीजिए। सेकंड, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इन्होंने शुरू किया, सबसे पहले आउटडोर स्पोर्ट्स क्या है उसके बारे में लिखा। उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ, टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड रूल्स एंड सो ऑन। और फिर इन्होंने आगे बताया है ओ के बारे में। अब आगे ये बोल रहे हैं कि देखिए बहुत कम स्टडी ऐसी हैं जिसके अंदर लोगों ने इस पे काम किया है। तो एक तो पहला तो ये गैप हो गया। सेकेंडली हो गया कि जो रिजल्ट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन है कि जितना ओ इमोशन आपका इंक्रीज होगा उतना बिहेवियरल इंटेंशन बढ़ेगा। कई स्टडी बोलती हैं कि इसका क्या लेना देना है, आपका सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल अलग बात है, तो इनका कोई लेना देना नहीं। तो प्रेजेंट स्टडी में इन्होंने कहा कि हम इन रिसर्च गैप पे काम करेंगे। सेकेंडली ये बोल रहे हैं कि हम रोल ऑफ ओ इन आउटडोर स्पोर्ट्स इसको चेक करेंगे। और एक इन्होंने कहा हम पीएलएस सैम, एनसीए, इप्मा इन सब पे काम करेंगे। और फाइनली स्ट्रक्चर ये है। तो ये एक बिल्कुल टिपिकल इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं, गैप्स लिखते हैं, क्यों पेपर पढ़ा जाए, इस पेपर में क्या नोवेल्टी है और इस पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, ये लिखा जाएगा हमेशा। सेकंड, स्टार्ट ऑलवेज विद अ थ्योरी, थ्योरेटिकल फाउंडेशन। एट्रीब्यूशन थ्योरी से इन्होंने शुरू किया। एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर जो चीजें हैं वो इन्होंने बताई। फर्दर इनका आगे कहना है कि इस पेपर में हम यूज करेंगे पीएलएस सैम, एनसीए, दिस, इप्मा, इन सब का हम यूज करने वाले हैं। फिर आगे इन्होंने शुरू किया ओके एक एक का परस्यूड वास्टनेस का, नेचुरल एनवायरनमेंट का जो है उसका ऑग पर क्या इफेक्ट है वो इन्होंने एक बना दिया, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। प्रोफेशनलिज्म का क्या इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। सेल्फ इमेज का क्या है, ये इफेक्ट है। ओ का सेटिस्फैक्शन पे, बिहेवियरल इंटेंशन पे, और सेटिस्फैक्शन का खुद बिहेवियरल इंटेंशन पे, ये इन्होंने अपना सारा थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस का दे दिया है कि कहाँ से आई है ये। मॉडल मेथड के अंदर ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज सी लैंग्वेज होती है। पीएलएस सैम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका क्या पर्पज है, गैप्स को हम कैसे निकालते हैं, पीएलएस प्रेडिक्ट क्या करेगा, एनसीए क्या करेगा, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज सा है। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, लगभग हमेशा ये लोग स्टैंडर्डाइज को यूज करते हैं। रेयरली कोई ये बोलता है कि मैंने अपना क्वेश्चनर बनाया, स्टैंडर्डाइज पे ही काम करते हैं। एक पायलट टेस्टिंग जरूर की, उसके बाद जो करेक्शन थे वो किए। चाइनीज लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था अपना। ये इनका मॉडल है। ये एट्रीब्यूशन थ्योरी से एट्रीब्यूट्स आ गए हैं हमारे, इससे ओ होगा और इससे सेटिस्फैक्शन, बिहेवियरल इंटेंशन। ये इनका पेपर है, ये इनका मॉडल है बेसिकली। क्वेश्चनर, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या एक ही स्टडी में हम अलग अलग कंस्ट्रक्ट ले सकते हैं, और ये कई बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, आपको लिखना होता है परसीव्ड वास्टनेस, ये सोर्स है, ये स्टेटमेंट है, इनकी लोडिंग, कंपोजिट रिलायबिलिटी, एवीई, प्रोफेशनलिज्म, कॉन्ग्रुइटी, बिहेवियरल इंटेंशन, सेटिस्फैक्शन, 5 पे। कोशिश करें स्टैंडर्डाइज ही लें इन सबको, तो बढ़िया रहता है। ओके, पीएलएस सैम के रिजल्ट। पीएलएस सैम से शुरू नहीं करते, पहले कॉमन मेथड वेरिएंस से। दो चीजें, पहला इन्होंने कहा कि जो भी मेथडोलॉजी बताई है, पोडोस्कोप है इसके तो चैंपियन, पोडोस्कोप ने, कि हमने उन सबको यूज किया है। कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्टरी मैसेज, अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज, यानी जो पोडोस्कोप वगैरह ने मेथडोलॉजी दी है कॉमन मेथड बायसनेस की, उन्होंने ये कहा था कि इसके ना बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो मेथड बायसनेस बहुत तरीके से आ सकता है।
तो सर्टेनली आप उतने ही चीज़ें आप बताएंगे कि भाई ये इनको कंट्रोल कर सकते हैं। एक फाइनल होता है कि डाटा के अंदर उसका इफेक्ट आया है या नहीं, और उसके लिए वैसे तो कॉम्प्रिहेंसिव CFA मार्कर अप्रोच है जिसको कोई यूज नहीं करता। तो एक तरीका नेडकॉक ने कहा था कि आप अगर VIF 3.3 से नीचे हो तो कोई आपका कॉमन मेथड बायसनेस नहीं है। अब ये तो और भी अच्छा है, कोलिनिटी टेस्ट लगाओ और देखो VIF अगर सबका 3.3 से कम है तो नेडकॉक को रेफर करो और कहो कि कोई कॉमन मेथड बायसनेस नहीं है। वैसे भी नेसेसरी प्रिकॉशन ले लिया हमने। ओके, PLS में जब भी आप काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर सेटिंग्स पे काम करते हैं, तो ये बताना चाहिए। लाइक इन्होंने कहा 10,000 सब सैंपल लिए हैं, 1 टेस्ट ऑप्शन लिया है, 95% लेवल पे काम किया एंड सो ऑन। और फिर आगे की चीज़ें इन्होंने बड़े क्विकली लिख दी कि इन्होंने कहा AV हमने चेक किया, हर एक का जो बीटा आना चाहिए 0.708 से बड़ा आना चाहिए। AV चेक किया, वो भी सारा ठीक है, तो हमने मान लिया रिलायबिलिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी ठीक है। STMT चेक किया, सारा ठीक मिला, ये भी सही है। R² देखा, अब R² कैसे पता कि ये ठीक है नहीं है, कट ऑफ तो है नहीं। तो हेयर एंड अदर ऑथर्स ने कहा था कि सिमिलर वर्क देखो, उनका R² कितना आया है। तो उसके बेस पे इन्होंने कहा हमने बाकियों को देखा, उनका भी 20 से 40 रेंज में है, हमारा भी ठीक आ रहा है। ये हो गया हमारा यहाँ तक का पार्ट खत्म, जिसमें मेजरमेंट मॉडल हो गया, R² मतलब स्ट्रक्चरल मॉडल हो गया, और ये हमारे STMT आ गए, सारे कम ही हैं, और ये हमारे बीटा आ गए जितने भी थे रिलेटिव, उसका R² और Q² प्रिडिक्टिव दे दिया। F² इफेक्ट साइज है। अब इन्होंने कहा अब हम चलते हैं आउट ऑफ सैंपल प्रिडिक्टिव पावर यानी PLS प्रिडिक्ट पे। PLS प्रिडिक्ट क्या करता है? बेसिकली ये कहता है कि PLS बेटर है। कैसे बेटर है? तो हम जो भी अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक तो उसका स्कोर है, एक हम प्रिडिक्ट करेंगे और दोनों का एक्चुअल और प्रिडिक्टेड का गैप निकालेंगे, जिसको एरर बोलते हैं। तो सर्टेनली एरर जितना छोटा हो उतना अच्छा। तो अब ये कहेंगे एक एरर हम निकालते हैं PLS के तरीके से, एक निकालते हैं लीनियर मॉडल के तरीके से, लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और PLS पे अगर एरर कम आता है तो ये अच्छी बात है, तो इसका मतलब हाई प्रिडिक्टिव है। यही इन्होंने कहा कि PLS प्रिडिक्ट को हमने यूज किया, तो PLS प्रिडिक्ट में स्मॉल प्रिडिक्शन एरर आया है RMSCA का, तो इसका मतलब है मीडियम टू हाई प्रिडिक्शन लेवल है। इसके आगे टेबल इन्होंने दी है, टेबल 5। कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल बहुत सारे पिछली स्टडीज बोलती हैं कि इनका इफेक्ट आता है, जेंडर का, जैसे इस केस में एज का, एजुकेशन का, वर्किंग एक्सपीरियंस का। तो इन्होंने चेक किया, इन्होंने कहा हमें तो कोई इफेक्ट मिला नहीं, इस तरह का कोई मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं है। तो दैट्स प्रिसाइज परफेक्टली ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने कहा कंट्रोल वेरिएबल होता है, आपने चेक किया, आपके नहीं आया तो नहीं आया, इसमें आपका क्या करेंगे? डाटा बोल रहा है, आप थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, तो दैट्स परफेक्टली ओके। ये टेबल 5 होगी। टेबल 5 में इन्होंने कहा कि हमने और चेक किया है यहाँ पे, और स्क्यूनेस से देखा हमने कौन सा यूज करें, और फिर हमने यहाँ देखा PLS का। देखिए एरर आप जब देखेंगे इसका 1.09, 1.1, 95, 4, 956, 135 इसका छोटा है। तो मतलब रफली PLS के रिजल्ट्स ठीक है और प्रिडिक्टिव पावर इसकी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ठीक है, इट्स ओके। फिर फाइनली इन्होंने कहा कि अब हमने क्या किया, जो भी हमारे ये जो 4 हमने देखे ना, परसीव्ड वास्टनेस, प्रोफेशनलिज्म, दिस एंड दिस, इन सबको, हाँ इन्होंने एक इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी चेक किया है। इन क्या इसके ऊपर या इसके ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट भी चेक कर लिया इन्होंने, ये यहाँ लिखा हुआ इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक किया। फाइनली इन्होंने कहा कि अब हमने इसमें इप्मा लगा दिया। इप्मा किस में लगा दिया? एक परसीव्ड, अच्छा इप्मा में हमेशा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो बिहेवियर इंटेंशन को अगर हम लें तो परसीव्ड वास्टनेस, प्रोफेशनलिज्म और एंड सेटिस्फैक्शन, इनमें क्रॉस यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये निकल कर आ रहा है। तो इससे एक एडिशनल आपका एक वेट बन गया कि आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है एज कंपेयर टू अदर। ये अभी तक बिल्कुल लोगों ने नहीं काम किया था, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाटा से निकल कर आ रहा है। इप्मा के बाद इन्होंने एक और कहा कि अच्छा हम NCA भी लगा देते हैं, नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस। तो NCA बताता है कि क्या ये मैंडेटरी है, इसको कोई भी देखो, इसको एक बार दोबारा हम समझते हैं NCA क्या है। कई बार हम ये बोलते हैं कि अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा तो डिपेंडेंट होगा ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया था ऑथर्स ने, जिन्होंने NCA डेवलप किया,
कि अगर हम एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो सक्सेस होगी या नहीं। तो उसके लिए ये तो मैंडेटरी है ना कि आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट तो करें, काम करना शुरू तो करें उस पर। अगर ये कहा कि टेक्नोलॉजी हमने खरीद रखी है पर हम यूज नहीं करते हैं, फिर तो सक्सेस होगी ही नहीं। यानी टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन है वो तो है एक मैंडेटरी चीज कि ये तो होना ही होना होगा, इसे तो तभी सक्सेस होगी। सेकेंडली आता है कि नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी लगाने से सक्सेस हो, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। लोग अगर प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे तो फिर सक्सेस कैसे होगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हमने शुरू ही नहीं किया फिर कैसे सक्सेस होगा। इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, सक्सेस तो अब वैसे भी हो सकते हैं पर टेक्नोलॉजी से सक्सेस होंगे क्या। तो पॉइंट यहां पर यह आया कि कुछ तो हैं जो मैंडेटरी हैं। यहां पे अब हम बोलते हैं कि इफ इंडिपेंडेंट इज एब्सेंट देन देयर विल नॉट बी एनी डिपेंडेंट। इस तरह के कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो अगर हैं और इनको बढ़ाएं तो और अच्छा होगा उनमें। सो नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस जब लगाई इन्होंने तो उसमें ये एक तो ये देता है हमारा CEFDH वैल्यू, ये सारे सिग्निफिकेंट है वैल्यू, इस पे भी हर डिपेंडेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस सेपरेट लगती है। तो इसका मतलब ये तीनों जरूरी हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए ये जरूरी है, बिहेवियरल इंटेंशन के लिए भी नेसेसरी है। सेकेंडली एक बॉटलनेक प्रॉब्लम देता है कि अगर आपको ये वाला लेवल चाहिए, जैसे बिहेवियरल इंटेंशन अगर मैं कहूँ 60% मुझे चाहिए तो इन सब का इतना मिनिमम मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परस्यूड वास्टनेस 10% में मैं मैनेज कर लूँ और ये 60% हो जाए। तो ये एक अलग से कंसेप्ट है नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस का। फाइनली इन्होंने अपने सारे रिजल्ट बता दिए कि क्या क्या निकल कर आया, और थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन जिसमें इन्होंने बेसिकली अपनी तारीफें की हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, कभी किसी ने लोगों ने काम ही नहीं किया था, एक तो हमने वो भी निकाल दिया। सेकेंडली जो कन्फ्यूजन थे वो हमने दूर कर दिए। थर्ड हमने इतनी रोबस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर दी है जिससे सबसे और एक ही चीज निकल कर आ रही है, शुड हैव बीन मस्ट हैव बीन फैक्टर, ये भी हमने निकाल लिए। और प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूटर में इप्मा काफी अच्छा करता है। एक्चुअली प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन के लिए आप हमेशा ये बोल सकते हैं, इप्मा तो है ही एक्चुअली मैनेजरियल इंप्लीकेशन के लिए। कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो उनमें अगर आप देखोगे रिलेटिवली अगर ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलोड बाय अदर्स, इस पे फोकस करो। और अगर आप ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए तब ये भी इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस कैसी थी। परफॉर्मेंस 75% के करीब है, परफॉर्मेंस और ऊपर जा सकती है। पर अगर आप मिक्स ऑडियंस ले रहे हैं फिर ये परफॉर्मेंस मतलब उतनी रेलिवेंट नहीं है। अगर एक कंपनी के सारे रिस्पोंडेंट हैं तब तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस ही है, अदरवाइज वो इन जनरल परफॉर्मेंस हो जाएगी। फाइनली इन्होंने बता दिया कि ये हमारे रेफरेंस थे। सो ये पेपर था एक बड़ा नीट एंड क्लीन, टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है, कोई ज्यादा बातें नहीं की हैं। अब इस चीज में जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं आइए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्मार्ट पीएलएस में यहाँ पे 6.2 में मैंने एक्सप्लेन किया है पीएलएस प्रिडिक्ट क्या है, इसका यूसेज क्या है। थोड़ा लंबा वीडियो है, आधे घंटे का। एक पीएलएस 20 के अंदर इप्मा के बारे में बात की है। अच्छा, इप्मा एक इतनी मजेदार चीज है, इसके लिए आपको स्मार्ट पीएलएस नहीं चाहिए। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि जिनके पास स्मार्ट पीएलएस 3 नहीं है, अगर कोई 2 पे काम करता है तो 2 के अंदर भी इप्मा निकल जाता है। एक्चुअली तो ये एक्सेल में ही निकल जाता है, इसके लिए आपको स्मार्ट पीएलएस की जरूरत नहीं है, ये इतना सिंपल है। सिर्फ आपको स्कोर चाहिए, हाँ कैलकुलेशन जो स्कोर आएगा वो चाहिए जो स्मार्ट पीएलएस देगा, अदरवाइज तो एक्सेल में ही हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट थिंग जो हमारा है पीएलएस प्रिडिक्ट क्या है, मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल, इप्मा, इनके बारे में। सेकंड है हमारा कॉमन मेथड बायसनेस, इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई थी। तो ये हैं सोर्सेज और कैसे इफेक्ट करते हैं, इनको आपने लिखना होता है कि हमने डाटा कलेक्शन के टाइम इन सब का ख्याल रखा और हमने अप्रोप्रिएट मेजर लिए इनको कम करने के। नीचे बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर इन पे नहीं भी काम करते, यहाँ पे इन्होंने बताया भी है रेमेडीज में ना कि 2 तरह की रेमेडी होती हैं, कि कुछ तो है प्रोसीजरल रेमेडी और कुछ है स्टैटिस्टिकल। तो प्रोसीजरल रेमेडी को तो हम कर ही सकते हैं, तो वो तो आपको हमेशा लिखना चाहिए। फाइनली नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस, क्योंकि ये आर स्टूडियो के अंदर ही है एज ऑफ नाउ, तो यहाँ आर स्टूडियो में लास्ट वीडियो है नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस पार्ट 1 पार्ट 2।
और एक्चुअली जो ऑथर्स थे इसके नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस के, उन्होंने अपनी ही एक बहुत लंबी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो पर्टिकुलरली वो इंग्लिश में है, आप उसमें देख भी सकते हैं, नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस। आजकल ये भी एक बड़ा अच्छा चल गया कि सबसे पहले आप एक कंसेप्ट लिखो, फिर उसकी एक यूट्यूब पे बना दीजिए। ये ऑथर है इनके, निकोल। तो निकोल ने 7-8 वीडियो में ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है क्या है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा सारी चीज़ों को कैसे लिखना है। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत ही लेंदी कुछ बन गया, वही 15 एक पेज का पेपर है ये। आई थिंक इसमें से अगर हम रेफरेंसेस को हटा दें तो 15 पेज के करीब का पेपर है और बड़ा स्ट्रीमलाइन सा लिखा हुआ है। सो फ्री है ये पेपर, ओपन सोर्स में अवेलेबल है। प्लीज गो थ्रू इट एंड लर्न। होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।